इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपको दिखाएंगे चुनाव नतीजे के बाद हिंसा की आग में जल रहे बंगाल के लिए बीजेपी का क्या है प्लान, और साथ ही आपको देश का कंप्लीट कोरोना अपडेट देंगे और बताएंगे क्या आज खत्म होगा दिल्ली का ऑक्सीजन संकट। सबसे पहले बात बंगाल की। बंगाल में कोरोना महामारी और हिंसा का डबल अटैक हुआ है। ममता बनर्जी बंगाल में तीसरी पारी की शुरुआत करने जा रही हैं और इस बीच बंगाल जल रहा है। हिंसा का दौर थमता नहीं दिख रहा। टीएमसी की जीत के बाद हुई हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के मौत के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के लिए बंगाल दौरे पर जाएंगे। जेपी नड्डा नतीजों के बाद हुई हिंसा पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से मुलाकात भी करेंगे। कोलकाता, आसनसोल, नंदीग्राम में बीजेपी के दफ्तर में आगजनी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं। नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ, महिला को बुरी तरह से पीटा गया। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि कार्यकर्ताओं पर हमले ममता बनर्जी की शय पर हो रहे हैं। विजयवर्गीय ने दावा किया कि ताजा हिंसा में बीजेपी अब तक 9 कार्यकर्ताओं को खो चुकी है। नतीजे वाले दिन ही कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई थी। अब गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है और इसके पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने डीजीपी को समन किया है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया और ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक किया है। बंगाल में चुनाव परिणामों में ममता बनर्जी की हार और टीएमसी की जीत के साथ ही टीएमसी के संरक्षण में गुंडों द्वारा हिंसा का तांडव और खून से जीत का जश्न मनाना शुरू हो गया है। हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी मुख्य दर्शक बनकर इन हिंसक घटनाओं की गवाह बन रही हैं। 5 मई यानी कल जब बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगी, बीजेपी ने बंगाल समेत पूरे देश में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। मनीष, क्यों है धरना प्रदर्शन? देखिए, बंगाल में बहुत ज्यादा तनाव शुरू हो चुका है। कल से अगर आप देखें तो लगभग 8 से 9 लोगों की पूरे बंगाल में तमाम अलग अलग जगहों पर मौत हुई है इस हिंसा में। नंदीग्राम में तो यकीन मानिए ऐसी स्थिति है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। कल ये बीजेपी के नेताओं ने तैयारी की कि आज जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो कोलकाता में मौजूद होंगे। अलग अलग जगह पर इस हिंसा के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चूंकि ममता बनर्जी 5 तारीख को शपथ लेने वाली है, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल की स्थिति, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट नजर आ रही है। नंदीग्राम, वर्धमान, हल्दिया तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया है और साथ ही साथ कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। तमाम ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि सेलिब्रेशन तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसके साथ जहां जहां कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कार्यकर्ता, जहां झंडे लगे हुए थे उनके घर पर, उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। और नंदीग्राम वो जगह जहां से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा था, भले वहां से वो हार गई हो, लेकिन वहां जो तांडव की स्थिति हो रखी है वहां पर अभी भी कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरा हाल है बंगाल में वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। वो भी तब जब ममता बनर्जी बड़े मैंडेट के साथ आई हैं और अब बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने वाली है, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति बिगड़ी हुई है। और इसी के विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी के नेता अलग अलग जगह धरना देंगे। कोलकाता में तमाम नेता मौजूद होंगे और इसके विरोध में बाकायदा ज्ञापन भी दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट के बीच आज बड़ी राहत मिलने वाली है। रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस से आज 205 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचने वाली है। रेल मंत्रालय 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस से लिक्विड ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचा रहा है। 6 टैंकर्स में 120 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से चलकर दिल्ली के तुगलकाबाद स्टेशन पहुंचने वाली है, जबकि 85 टन ऑक्सीजन गुजरात के हापा से चलकर दिल्ली आने वाली है। जानकारी के मुताबिक हापा से ट्रेन गुरुग्राम में रुकेगी और ऑक्सीजन को दिल्ली सरकार के ट्रकों में ट्रांसफर कर शहर तक लाया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 1200 आईसीयू और 15,000 ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के लिए कुल 976 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की मांग की है।
इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर दिल्ली की कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सेना से मदद मांगी है। हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन आपूर्ति और कोरोना की रोकथाम की कोशिशों पर आज भी सुनवाई होगी। आज कोर्ट में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर अपना अपना जवाब दाखिल करेगी। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था उसका क्या हुआ, दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है। बात करते हैं संवाददाता गोनिका अरोड़ा से। गोनिका, आज क्या होने जा रहा है कोर्ट में? गोनिका, आपको आवाज मिल रही है? तो आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन आपूर्ति और कोरोना की रोकथाम की कोशिशों पर आज भी सुनवाई होगी। आज कोर्ट में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर अपना अपना जवाब देने वाली हैं। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए थे उस पर कितना अमल हुआ और दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है। तो यह जवाब आज दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को कोर्ट के सामने रखना होगा। इस बीच आपको बता दें कि 205 मीट्रिक टन इस वक्त जो लिक्विड ऑक्सीजन है दिल्ली पहुंचने वाली है। कुछ आएंगे दुर्गापुर से और कुछ गुजरात से पहुंचने वाले हैं। मुंबई में मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार, उसकी सख्त कमी है। मुंबई में 45 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन पिछले 4 दिनों से बंद है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 4 दिनों से राज्य को वैक्सीन का कोई भी फ्रेश स्टॉक नहीं मिल पाया है और 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए राज्य को 3 लाख वैक्सीन मिली है, लेकिन 45 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीन की किल्लत है। बीएमसी का कहना है कि उन्हें पता नहीं है कि वैक्सीन का फ्रेश स्टॉक कब तक मिलेगा। वैसे लोग जो वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं, लेकिन उनकी दूसरी डोज की तारीख भी आ गई है, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। ये लोग अब परेशान हैं। बात करेंगे संवाददाता दिनेश मौर्य से। दिनेश, आखिर कब तक लगता है कि यह क्राइसिस खत्म हो जाएगी? देखिए, क्राइसिस बहुत जल्द खत्म होने वाली है। केंद्र की तरफ से करीब 10.5 लाख से ज़्यादा डोजेज जो है वो अगले 3 दिनों में महाराष्ट्र को मिलने वाली है। राहत की बात यह है कि आज से सेकेंड डोज जो 45 प्लस कैटेगरी के लोग हैं जिनका सेकेंड डोज अब तक नहीं हुआ था, उन्हें जो है आज सेकेंड डोज मिलना शुरू हो गया है। वॉकिंग तक अलाउड है, लेकिन जो 45 प्लस के लोग जिनका फर्स्ट डोज होना है उन्हें अभी भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसके अलावा 18 प्लस के जो लोग हैं उन्हें 500 लोगों को 5 अलग अलग सेंटर्स पर, हर सेंटर पर 500 लोगों को जो है डोज दिया जाएगा। बीएमसी का कहना है कि फ़िलहाल जितना स्टॉक है उससे वो वैक्सीनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो एक बड़ा वर्ग है उसका अब तक वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। अगर हम आंकड़ों की अगर बात करें तो करीब 61% आबादी जो है मुंबई की उनको फर्स्ट डोज दिया जा चुका है और महज 13% आबादी जो है उनका सेकंड डोज हुआ है। तो अब भी बहुत बड़ी आबादी है। दिनेश, एक बात बताइए कि पिछले दिनों जो एक करार हुआ था कि जो वैक्सीनेशन का जो प्रोडक्शन है वो मुंबई के एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ होगा जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, कोविशील्ड को ही लेकर शायद हुआ था, क्या उस पर काम नहीं हुआ आगे? जी देखिए, वो कोशिश चल रहा है, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं वैक्सीन इतनी आसानी से उतना तेज़ी से नहीं बनता है। मुंबई में जो हाफकिन इंस्टीट्यूट है उन्हें इजाज़त दी गई, लेकिन इसके अलावा मेजर प्रोडक्शन जो है वो अभी आना है, वो कोविशील्ड का आना है और कोवैक्सीन का आना है। कोविशील्ड के करीब 1 करोड़ वैक्सीन हर महीने मिलेंगे, इस तरह का आश्वासन सीरम की तरफ से दिया गया है। कोवैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है भारत बायोटेक, उन्होंने कहा है कि वो अगले महीने से 10 लाख डोजेज जो है प्रति महीने देंगी, लेकिन इन सबको आने में समय है और वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि सेंट्रलाइज है, केंद्र करता है, तो अब केंद्र ने आश्वासन दिया है जिस तरह की
स्थिति बनी हुई थी कि वो अगले 3 दिन में 10.5 लाख डोज देंगे। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वो प्रतिदिन 8 लाख तक वैक्सीनेशन लोगों का कर सकती है, लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब वैक्सीन का स्टोरेज इनफ क्वांटिटी में हो। फिलहाल स्थिति यह है कि मुंबई में अगर सोचिए आप, ये स्थिति है, उतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन नहीं है, तो ग्रामीण इलाकों में क्या होते रहेंगे। लेकिन चूंकि वैक्सीनेशन करना है, 18+ की आबादी भी करीब महाराष्ट्र में 5.7 करोड़ की है, तो इसे देखते हुए अब कम से कम शुरुआत हो गई है। जैसे जैसे नया वैक्सीन का स्टॉक आएगा, इस गति को और बढ़ाया जाएगा। फिलहाल तो हम इतना ही कह सकते हैं कि शॉर्टेज के चलते जितना वैक्सीनेशन होना चाहिए प्रतिदिन, उतना नहीं हो रहा है। मुंबई की अगर मैं बात करूं तो मुंबई में जो है 18+ कैटेगरी के जो लोग हैं, उन्हें करीब 2,500 से 3,000 वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, जबकि इसके पहले हमने देखा था कि ये वही महाराष्ट्र है जहां पर एक दिन में 5 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। लेकिन पिछले कुछ समय से शॉर्टेज के चलते ये आंकड़ा बहुत ही गिर चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुंबई के बाद अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में आज दूसरे दिन भी 18+ का वैक्सीनेशन जारी है और आज भी कई सेंटर्स पर वैक्सीनेशन हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से दूसरे दिन भी दिल्ली में वैक्सीनेशन जो 18+ के जो लोग हैं उन्हें दिया जा रहा है, उसके लिए लंबी कतार भी नजर आ रही है। और दिल्ली में आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार केसेस आ रहे हैं, ऐसे में लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग को वैक्सीनेशन मिल सके, जिसके लिए सरकार भी कोशिश कर रही है। और लंबी कतार बताती है कि लोग अपनी बारी का किस तरह से इंतजार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता सैयद नजीर ने करोल बाग से एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। दिल्ली में 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन है। इस वक्त हम करोल बाग के प्रतिभा राजकीय विद्यालय के ठीक सामने हैं और आप देख सकते हैं सुबह के 8:30 बजे हैं और यहाँ पर लंबी लाइनें अभी से देखी जा रही है। हालांकि 10 बजे से वैक्सीनेशन शुरू होगा। कल भी जिस तरह का क्योस था उसको लेकर लोग चिंतित ज़रूर हैं और आज यहाँ सुबह से ही लोगों की लंबी लाइनें देखी जा रही है। सड़क तक ये लाइन आ चुकी है और साइड में आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर है। लेकिन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कल से ही शुरू की गई थी। दिल्ली में कुल 77 सेंटर्स बनाए गए हैं जिनमें कि लोगों को इंजेक्शन दिया जा रहा है। कुल दिल्ली में 90 लाख ऐसे लोग हैं 18 से 44 साल के जिनको कि इंजेक्शन लगना है। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। सुबह से लगे हैं हम, आधा घंटा हो चुका है हमें वेट करते हुए। 9 o'clock साइट के लिए गेट ओपन होगा, तब हम अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे। बारी आ गया था, 1 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे। हाँ जी, साइट तो 4 है, 4 साइट्स में लग रहा है, 1 2 3 4, तो वो आगे डिवाइड हो जाएंगे जब गेट ओपन होगा, लेकिन अभी सबकी एक सिमिलर लाइन है। लोग वैक्सीन के लिए कितने जागरूक हैं, जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। दिल्ली में हालांकि केसेस में कमी आ रही है, 20,000 के करीब ये केसेस आ रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है। हर दिन मौतें हो रही हैं, जिसको लेकर लोगों में चिंताएं ज़रूर बढ़ गई है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है और आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है, सेंटर्स पे जितने लोग हैं लंबी लाइनें हैं। हालांकि ये 10 बजे से शुरू होगा। यहाँ कुल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं और लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और सुबह से यहाँ 8:30 बजे से लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। और देश में कोरोना के सेकेंड अटैक में आज थोड़ी राहत भरी खबर आई है। हालांकि ये राहत सिर्फ केस की कमी को लेकर है, मौतों के आंकड़े में कोई कमी नहीं आई है। देश में पिछले 2 दिन से नए मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज हो रही है। रविवार को देश में 3,69,942 मरीज सामने आए और शुक्रवार को देश में रिकॉर्ड 4,02,014 लोग संक्रमित पाए गए थे, जो शनिवार को घटकर 3,92,559 तक पहुंचे हैं। पिछले 24 घंटे में नए संक्रमितों की संख्या 3,55,680 है। मतलब केस कम हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर मौत के आंकड़े गिर नहीं रहे। पिछले 24 घंटे में 3,436 लोगों ने जान गंवाई है। हालांकि इस बीच राहत की एक और बात है कि रिकवर होने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। 24 घंटे में 3,18,761 मरीज ठीक हुए हैं और देश में इस वक्त 34,43,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां वीकेंड पर लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी अब यह कर्फ्यू 6 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। सरकार ने शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लागू किया था इसे, लेकिन इस कोरोना कर्फ्यू को सोमवार को 2 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। और इस बीच अच्छी खबर यह है कि सोमवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या घटकर 30,000 से नीचे पहुंच गई है। यूपी में लखनऊ कोरोना का एक एपी सेंटर बना हुआ है। 24 घंटे में लखनऊ में 3,056 नए केस मिले हैं, जबकि
25 मरीजों की जान गई है और सबसे ज्यादा दिक्कत ऑक्सीजन की है। एक सिलेंडर के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। परेशानी इस बात की है कि कई बार लाइन में लगने के बाद भी बेरंग वापस लौटना पड़ता है। प्लीज, इतना भयानक, इतनी हाहाकार मचा हुआ, प्लीज प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ सिलेंडर प्रोवाइड कराया जाए। हम लोग पेशेंट की तरफ देख देख के कि कब इसकी आंखें बंद हो जाए। हम लोग की बहुत स्थिति खराब है। 10-11 दिन से यहाँ रोड पे डिवाइडर के सामने पड़े हैं, कहीं कोई सिलेंडर नहीं मिल रहा। वो तो हॉस्पिटल के सहारे यहाँ हम लोग पड़े हैं कि कम से कम कभी तो मिलेगी, जब प्लांट आएगा तब मिलेगी। हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को। ये है कि हम लोग जम्मू से सिलेंडर कहीं प्रोवाइड कराए हैं किसी तरीके से, वजह से काम चल रहा है। यहाँ प्लांट पे सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन की तरफ से सिलेंडर आना चाहिए था, वो फिलहाल नहीं आ पा रहा है। लगातार कोशिश के बावजूद नहीं मिल पा रहा सर। बहुत मारामारी है, इतना ज़्यादा कि हर जगह आदमी दौड़ रहा है, लेकिन कहीं सिलेंडर खाली है तो भरा नहीं पाए, मिल रहा है, भर नहीं देंगे, क्या कर सकते हैं। कल भी आप लोग कोशिश कर रहे होंगे किसी तरीके से मिल जाए, लेकिन लाइन बहुत लंबी होगी। माहौल बहुत लंबी, कहीं नहीं कुछ हो रहा है। और वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए अंबाला में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने कैसे दी अनोखी सजा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।